हमारी आज की कहानी है। सर्दियों की रात चल रही थी। शीतलहर चल रही थी। बेचारी 75 वर्षीय बूढ़ी अम्मा उस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आप को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रकृति की मार तो सभी के लिए एक समान होती है। क्या बड़ा क्या बूढ़ा या जवान, ये नहीं देखती। इसलिए ममता जी की बूढ़ी हड्डियां उस कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो ठंड के कारण थर थर कांप रही थी। उनके दांत किटकिटा रहे थे। तभी रात के करीब 9 बजे चरणदास महतो अपने पान की दुकान बंद करके घर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकले, उनकी नजर ममता जी पर पड़ी, जो ठंड से ठिठुर रही थी और उनके दांत के किटकिटाने की आहट और हाँफने की हल्की हल्की आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ रही थी। उन्होंने उनके पास जाकर देखा तो वे भौचक्के रह गए। उन्होंने शुरू में तो उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही ममता जी से बातचीत की, धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से उन्हें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत और टॉपर रह चुकी ममता है, जिन पर हजारों लड़के अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन ममता जी उन्हें घास भी नहीं डालती थी। एक दौर चरणदास और ममता जी का भी था, लेकिन ममता जी ने अपनी पढ़ाई को सर्वोपरि रखा और सबको पीछे छोड़कर अपने माँ बाप की इज्जत को बनाए रखा। वो सारा दृश्य एक सेकंड के अंदर चरणदास जी की आंखों के सामने घूम गया। फिर उन्होंने ममता जी से कहा, ममता जी, आप यहाँ इतनी रात में, वो भी इतनी ठंड में, बिना स्वेटर के आप क्या कर रही हैं? किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? क्या आप रास्ता भटक गई हैं या फिर किसी के साथ यहाँ पर आई हैं? ममता जी, जो अपनी साड़ी का पल्लू समेटते हुए सकुचाते हुए गंभीर मुद्रा में डरी सहमी सी चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। केवल उनके आंसू आंखों से झरझर बहे जा रहे थे। वो कुछ बोलने को हुई तो उनके होंठ कांपने लगे। चरणदास जी समझ गए कि ममता जी बहुत सदमे में हैं, इसलिए उन्होंने अपना कोट उठाया, उन्हें पहता दिया। ममता जी ने उनका विरोध किया, लेकिन चरणदास जी के द्वारा मनाने के बाद भी मान गई। चरणदास जी ने उनकी हथेलियां को अपने हाथ से खींचकर गर्म करने की कोशिश की। तब थोड़ी देर बाद ममता जी बोली, भाई साहब, आप अब रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। जब अपने ही पराए हो गए तो किससे आस करूं? चरणदास जी ममता जी की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा और उनका हाथ छोड़कर अपनी दुकान के आसपास पड़े पन्नी और पेपर को उठाकर इकट्ठा करके आग जलाया और ममता जी को हाथ सेकने के लिए कहा। ममता जी ने थोड़ी देर अपने हाथ से सेके। तब चरणदास जी ने बड़ी आत्मीयता के साथ पूछा, ममता जी, अब बताइए आपके साथ क्या हुआ है और आप यहाँ कैसे आई हैं? तभी ममता जी चरणदास जी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, क्यों, आप मुझे पहचानते नहीं क्या, जो इतनी फॉर्मेलिटी निभाते हैं? हम क्लासमेट्स हैं ना। तो ये आप और जी, ये क्या है? तो तड़ाक से बात कर सकते हैं ना। और दोनों अपने सारे गम भूलकर हंस पड़े। तभी चरणदास जी बोले, अच्छा बाबा, तू बता यहाँ कैसे आई? तभी ममता जी बोली, अरे मुझे शौक था यहाँ ठंड में ठिठुरने का। फिर दोनों हा हा करके हंस पड़े। इस प्रकार दोनों ने इधर उधर की बातें की। तब तक आग भी बुझने लगी। रात के 10 बज रहे थे। उधर चरणदास जी के बेटे उनके घर ना पहुंचने से परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने जब देखा कि वो दोनों बूढ़े बुढ़िया तो आपस में बातें करके ठहाके लगाकर हंस रहे हैं, तो चरणदास जी का बेटा नमन, जो कुछ देर पहले अपने पिता के लिए परेशान था,
उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी कार वहीं कुछ दूर पर रोकी और अपने पापा को बुलाया और गुस्से से लाल पीला होते हुए उन पर चिल्लाने लगा, क्यों पापा, आपको शर्म नहीं आती? इतनी रात हो गई, इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे ऐसे बूढ़े बुढ़िया रंगेलियां मना रहे हो और हम परेशान हो रहे हैं। चररदास जी अपने बेटे से शांत रहने के लिए निवेदन करते रहे, लेकिन वो और भी जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर अपने पिता को गालियां देने लगा और घर चलने के लिए कहने लगा। लेकिन चररदास जी ममता जी से ये भी नहीं पूछ पाई कि वे वहां कैसे आई थी और किसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उनका बेटा नमन उनकी एक बात भी नहीं सुनी और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। ममता जी वहीं बैठी आंसू बहाती रही। नमन अपने पिता को घर ले जाकर खूब खरी खोटी सुनाता रहा, लेकिन अपने पिता की एक बात भी नहीं सुनी। चररदास जी उस रात गुस्से में खाना भी नहीं खाए और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। पलंग में लेट गए, लेकिन उस रात नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उन्हें केवल ममता जी की बेबसी ही नजर आ रही थी। इसलिए उन्होंने घर के सभी लोगों को सोने दिया और चुपचाप उठकर फिर से ममता जी के पास चले गए। ममता जी अपने आसपास गिरे गुटखा, बिस्किट या पानी के रैपर, पन्नी या कागज के टुकड़े को उठा उठाकर उस आग में डालती जाती और अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने चररदास जी को फिर से अपने पास आते देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्हें देखकर उनके सब्र का बांध टूट पड़ा और वे बिलख बिलख कर रो पड़ी। जब चररदास जी उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, उनका बेटा मुंबई शहर में कलेक्टर है और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लिया है। वो तो मेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन बहू फूटी आंख नहीं सुहाती। वो मुझे हमेशा पुराने जमाने की बुढ़िया कहकर ताने मारती रहती है। वो बेटे के सामने तो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन बेटे के घर से निकलते ही मुझसे इतना बुरा व्यवहार करती है कि मुझे सहन नहीं होता और धमकी देती है कि अगर मैंने उसकी शिकायत मेरे बेटे से की तो वो मुझे खाना नहीं देगी और घर से भी निकाल देगी। इसलिए डर के कारण मैं अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती। लेकिन मेरे बेटे को किसी काम से 8 दिनों के लिए दिल्ली जाना था तो बहू ने मुझसे कहा, मम्मी जी आपके बेटे घर पर नहीं है तो क्यों ना हम भी वृंदावन घुमाएं। आपकी इच्छा थी वृंदावन घूमने की, मेरी मम्मी भी जा रही हैं, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए, हम सभी लोग एक साथ चलेंगे। मुझे लगा बहू सुधर गई होगी तो मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई। बहू की मम्मी भी हमारे साथ आई थी। हम सभी लोग कार में बैठकर बहुत सारे तीर्थ स्थान में घूमे। बहू तो मेरे साथ में ही थी, लेकिन 3 दिनों का सफर जाने के कारण मुझे थकान हो गया। तो बहू बोली, मम्मी जी आप यहीं पर बैठिए, हम पास के मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं। कहकर बहू और उसकी मम्मी चली गई। उसके बाद वे दोनों कहाँ गईं मुझे पता ही ना चला। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा सारा सामान, स्वेटर, शॉल, बैग सब कार में रखा हुआ था। पैसे का पर्स तो बहू ही संभाल रही थी, इसलिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं। इतना कहकर ममता जी अपना चेहरा अपने दोनों हथेलियों में छुपाकर घुटने में रखकर रोने लगी। चररदास जी ने उन्हें दिलासा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी ममता जी बोली, नहीं चरण, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा। आपका बेटा कितना कुछ सुना कर गया है, फिर भी आप यहाँ आ गए। तभी चररदास जी मायूस होकर बोले, काश ममता, मेरी पत्नी सरस्वती आज इस दुनिया में रहती तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे ये सब कहने की। क्या
ये मैंने क्या कह दिया? चरण, मुझे माफ करना। ममता जी ने माफी मांगते हुए कहा। ये कैसे हो गया? तब चरण दास जी ने बताया, एक रात सरस्वती जी को अचानक हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। तब से मैं अकेला हो गया। बेटा तो सरकारी नौकरी करता है, बहू भी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है, लेकिन अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने ये पान की दुकान खोली ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ न बनूं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका जोड़ा नहीं होता उसे कभी न कभी कोई न कोई ठोकर मार ही देता है। बस वही सब हो रहा है मेरे साथ। बहू या बेटा कभी भी किसी भी बात पर मुझे कुछ भी सुना देते हैं और मुझे सुनना पड़ता है, जैसे आज मेरे बेटे ने सुना दिया। फिर तो तुमको बिल्कुल भी यहाँ नहीं आना था, वरना तुम्हारे बेटे बहू को जैसे ही पता चलेगा कि तुम फिर से मेरे पास आ गए, तो पता नहीं वो लोग तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो चरण, जाओ अपने घर। कहते हुए ममता जी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तभी चरण दास जी उनके हाथों को अब पकड़ा और कहा, ममता, तुम मेरे साथ ऐसे हाथ मत जोड़ा करो। मेरे बेटे बहू अगर मुझे अपने घर से निकाल भी देंगे तो मैं उनके घर से निकलने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए चरण दास जी ने ममता जी को हिम्मत दिया। ममता जी ने फिर कुछ नहीं कहा और उन दोनों दिनों की याद में खो गए जब वे दोनों कॉलेज जाया करते थे। और एक समय ऐसा भी था कि चरण दास जी ने ममता जी से अपने मन की बात भी कह दी थी कि वो उन्हें पसंद करने लगे हैं। तो ममता जी ने उनका कितना विरोध किया था और वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हो गए थे। लेकिन वाह रे किस्मत, मिलना था तो इस उम्र में। दोनों उन दिनों की बातों को यादें करके एक दूसरे से माफी मांगते, तो कभी एक दूसरे पर ताना कसते। इस प्रकार धीरे धीरे सारी रात की काली अंधियारी छटने लगी और सुबह की रोशनी प्रवेश करने लगी। लेकिन ममता जी और चरण दास जी के जीवन में उस दिन की सुबह दुख रूपी अंधियारी की घटा लेकर उनकी सुबह को कष्ट से भर देने वाली थी। जैसे ही सुबह हुई, चरण दास जी के बेटे बहू ने देखा कि घर पर उनके पापा नहीं हैं, तो उन्हें लगा कि कहीं टहलने गए होंगे। लेकिन जब दोनों बेटे बहू के ड्यूटी जाने का समय हो गया, फिर भी जब चरण दास जी नहीं आए, तो उन्होंने घर की चाबी पड़ोस में दे दिया, अपने दफ्तर के लिए चले गए। लेकिन चरण दास जी ने ना ही उस दिन दुकान खोली, ना ही घर पर आए। जब बहू घर पर आई तो देखा पापा तो घर पर नहीं है। तभी उनका बेटा भी घर आ गया। फिर भी चरण दास जी घर नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही रात हो गई, चरण दास जी ममता जी को लेकर अपने घर पहुंचे। चरण दादी के साथ उस बुढ़िया को देखकर उनके बेटे नमन का गुस्सा तो सातवें आसमान पर हो गया। वो मारे क्रोध के अपने पापा को खूब खरी खोटी सुनाने लगा। क्यों रे बुड्ढे, रात में प्यार से समझाया था तब भी तुझे समझ में नहीं आई थी क्या? तूने उम्र देखी है अपनी? पोते पोती खिलाने की उम्र में इस बुढ़िया के साथ रंगरेलियां मना रहा है। अपनी इज्जत की परवाह तो तुझे रही नहीं, अब हमारी इज्जत को भी बेच खाने लगा है। चल निकल जा अभी की अभी मेरे घर से, इस घुसट बुढ़िया को लेकर। बच्चों को माँ बाप समझाते हैं, ना कि बच्चे माँ बाप को। समझे निर्लज कहीं के। कहकर नमन ने चरण दास जी को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, ममता जी ने पूरे जोश के साथ आगे बढ़कर उसका हाथ रोक लिया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? माता पिता भगवान समान होते हैं और तुम उसी भगवान पर हाथ उठा रहे हो। क्या तुम्हें यही संस्कार मिले हैं? वैसे तो ये तुम्हारे परिवार के बीच की बात है, लेकिन ये बात मेरे कारण है। इस बात की बतंगड़ मेरे लिए हो रही है, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। बेटा, एक बार तो तुम अपने पापा की बात सुनो। किताबों में तो तुमने एक अच्छे से बढ़कर अच्छी बातें पढ़ी होंगी,
लेकिन उन्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए बेटा, उन्हें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तभी उस पढ़ाई का कुछ महत्व है, वरना ऐसी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता। ममता जी की बातें सुनकर बहू जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, वो भी भड़क उठी और बोली, अच्छा, आप हमें तो मान सम्मान और अच्छाई का पाठ पढ़ा रही हो, लेकिन क्या आपने नहीं पढ़ा किसी किताब में कि जिस उम्र में भगवान का भजन करना चाहिए, उस उम्र में नई उम्र के छोरा छोरियों की तरह गुल खिला रही हो, तो आप लोगों के लिए कोई मर्यादा लागू नहीं होती क्या? तभी ममता जी कुछ बोलने ही वाली थी कि नमन ने कहा, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और जबरदस्ती अपने पिता और ममता जी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। रात के अंधेरे में कहाँ जाएं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। चरणदास जी के ठहरे इज्जतदार आदमी, इसलिए उन्होंने अपने किसी पास पड़ोस वालों से भी मदद नहीं लिया। ममता जी बार बार उनसे कहती रह गईं कि मेरे कारण तुम परेशान ना हो, कम से कम तुम अपने घर में चैन से रहो। मेरे नसीब में जो होगा मैं देख लूँगी। लेकिन अगर ममता जी को ऐसे रात के अंधेरे में अकेले छोड़कर अपने घर में चरणदास जी आराम करते, तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती। शायद फिर वे जीवन भर अपने आप से नशे नहीं मिला पाते। इसलिए सुख हो या दुख, निकल पड़े एक बेसहारा अबला नारी की मदद करने। उन्हीं के साथ उन्होंने अपने सुख दुख के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और धीरे धीरे चलते हुए बस स्टैंड पहुंच गए। अब रात में कहाँ जाएं, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था। तभी एक रिक्शे वाला उतनी सर्दी की रात में पसीने से तरबतर अपने रिक्शे को धक्का मारकर खींचते हुए भारी भरकम सामान लादे जा रहा था। उसने चरणदास जी को देखा और रोता हुआ उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत बहुत सीरियस है। कंपनी का मालिक पहले सामान पहुंचाने को कह रहा है, तभी पैसे देगा, और अगर पैसे नहीं मिले तो उसकी पत्नी की जान भी जा सकती है। चरणदास जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस रिक्शे वाले के पीछे धक्का मार दिया। ममता जी भी उसके साथ साथ चलती रही और वो रिक्शा वाला जल्दी जल्दी रिक्शे को लेकर फैक्ट्री तक लेकर गया। वहाँ सामान उतारकर फैक्ट्री के मालिक से पैसे मांगे तो वहाँ के गार्ड ने बताया कि तुम लेट हो गए हो, इसलिए मालिक तो चले गए। अब वो रिक्शे वाला बहुत परेशान हो गया और चरणदास जी से कहा, मालिक, इस रिक्शे वाले को 500 में आप रख लो, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। चरणदास जी के पास केवल 500 ही थे, तो उन्होंने वो 500 रुपये उस रिक्शे वाले को दे दिए और कहा, नहीं मदन लाल, जब तुम्हारे पास 500 रुपये हो जाए तो तुम अपना रिक्शा ले जाना। तब तक तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा ये रिक्शा मेरे पास अमानत के रूप में है। रिक्शे वाला मदन चरणदास जी से 500 रुपये लेकर खुश होकर अपने घर चला गया। इधर चरणदास जी और ममता जी उसी रिक्शे में बैठकर रात भर जैसे तैसे बिताई। दूसरे दिन सुबह ही चरणदास जी ने सोच लिया कि वे उसी रिक्शे के पास वापस अपनी दुकान जाएंगे और ममता जी के लिए किराए का काम देखेंगे। दुकान से जो आदमी होगी उतने में ममता जी और उनका खर्च आराम से चल जाएगा। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा उनके साथ नहीं होता। चरणदास जी जैसे ही अपनी दुकान के पास पहुंचे, दुकान पहले से ही खुली थी और उसमें कोई दूसरा आदमी बैठा मिला। चरणदास जी ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो भाई और मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, अब ये मेरी दुकान है, ये देख लीजिए एग्रीमेंट के पेपर। आपके बेटे ने रातों रात ये दुकान मुझे बेच दी। चरणदास जी ने जब वो पेपर पढ़े तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वे चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे कि ममता जी ने उन्हें संभाल लिया
फिर उसी दुकान से पानी लाकर उन्हें पिलाया और थोड़ी देर बाद उन्हें वहीं बिठाया। गाड़ी देर बैठने के बाद चरणदास जी ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से बात करने की सोची और ममता जी के साथ फिर से अपने घर गईं और कहा, बेटा नमन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान को रातों रात बेचने की? उस दुकान को तो मैंने अपने पैसे से खरीदा था ना। फिर तुझे किसने हक दिया उसे बेचने को? तभी नमन खिसियानी आवाज में बोला, ओ बुढ़े, अब मुझे ये मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया। अब आपको आपके सवाल का जवाब शायद मिल गया होगा, तो कृपा करके यहाँ से इस निर्लज्ज बुढ़िया को लेकर चले जाइए। चरणदास जी ने कहा, ठीक है बेटा, तेरी ये इच्छा है ना, तो यही सही। लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड है, मेरे कपड़े और शॉल तो ले देना, फिर मैं चला जाऊंगा। क्यों चाहिए आपको शॉल और कपड़े? आपको तो बहुत शौक है ना बाहर ठंडी में घूमने का। अभी तो लगता है आपकी जवानी वापस लौट आई है। माँ के जाने का गम तो आपको रत्ती भर भी नहीं है, बल्कि आप तो मन ही मन खुश हो रहे हैं। अच्छा ही हुआ मेरी माँ मर गई, ताकि आपको अय्याशियाँ करने को मिल रही हैं। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, या फिर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो शायद आपके और मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाए। कहते हुए नमन ने अपने पापा और ममता जी को फिर से अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। चरणदास जी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते रह गए, बेटा, इतनी ठंड में हम बिना स्वेटर शॉल के खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगे? बेटा, कम से कम हम बूढ़े बुढ़िया को मेरे गर्म कपड़े तो दे दो। लेकिन नमन ने उनकी एक न सुनी और उनकी बहू ने गेट में ताला लगा दिया, ताकि ये बूढ़े बुढ़िया दोबारा उनके घर वापस न आ सके। अब निराश, हताश, परेशान चरणदास जी उसी रिक्शे को जिसमें वे दोनों आए थे, उसमें ममता जी को बिठाए और धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। बस यही हुआ चरणदास जी के साथ भी। उनकी दुकान गई, लेकिन उनकी आय का साधन अब वो रिक्शा हो गया था, जिसे चलाकर वे दोनों कम से कम अपना पेट तो भर ही सकते थे। अब चरणदास जी ने सबसे पहले एक छोटा सा कमरा किराए से लिया, जिसमें ममता जी सुकून से रहीं, और वो सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते रहते और उससे जितनी आमदनी होती उससे कभी दाल तो कभी चावल तो कभी नमक मिर्च और मसाले का सामान खरीद लाते। ऐसे ही एक महीना कब बीत गया। अब समय आया किराया देने का, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस कमरे का किराया दे सकें। इसलिए उस मकान मालिक ने उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया कि अगले महीने उसे किराए का पैसा नहीं मिला तो वो उनका सारा सामान जब्त करके उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। अब चरणदास जी और भी अधिक मेहनत करने लगे ताकि मकान मालिक का किराया दे सके, लेकिन अधिक मेहनत और पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण वो बीमार रहने लगे। उन सब का जिम्मेदार ममता जी स्वयं को मानकर दुखी होती रही और एक समय ऐसा आया कि उनके पास किराए के पैसे जमा नहीं हो पाए। मकान मालिक ने उन्हें धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब तो चरणदास जी और ममता जी दोनों की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हालात से लड़ना जारी रखा था। चरणदास जी अब रिक्शा नहीं चला पाते थे, इसलिए उस रिक्शे को किराए पर चलाने के लिए एक लड़के को दे दिया। उस लड़के ने 2-4 दिनों तक तो किराया ढंग से दिया, फिर कहा, कहाँ गायब हो गया पता ही ना चला। अब चरणदास जी ने सोचा, क्यों ना रिक्शा बनाने वाली दुकान में काम किया जाए। उन्होंने एक दुकान में हाथ जोड़कर विनती किया तो वो दुकानदार मान गया, क्योंकि उसके पास के सारे वर्कर्स छुट्टी पर गए हुए थे
और उसे वर्कर्स की ज़रूरत थी, इसलिए उसने चरदास जी को काम पर रख लिया। अब तो मानो चरदास जी के हाथ पैरों में मशीन लग गई थी। वो बहुत ही फुर्ती के साथ वहां पर काम करने लगे थे, क्योंकि वे उस मालिक से नाराज नहीं करना चाहते थे। अब चरदास जी के रहते उस दुकान की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। वो दुकान का मालिक भी बहुत ही नेकदिल इंसान था, इसलिए उसने ममता जी और चरदास जी को अपने नौकरों के कमरे में रहने के लिए जगह दे दी। अब तो ममता जी भी उस मालिक के घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती, जिसके बदले में उनकी मालकिन उन्हें कभी दाल, कभी चावल तो कभी अचार पापड़ बना देती, तो कभी कुछ जरूरी सामान दे दिया करती जो उन्हें जरूरी होती। वहीं वो मालिक भी खुश होकर चरदास जी की तनख्वाह को दोगुनी कर दिया गया। लेकिन उस मालिक के साथ एक विडंबना ये थी कि उनका इतना अच्छा व्यवहार होने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे कभी कभी मायूस हो जाती। लेकिन ममता जी अपनी मालकिन को समझाती, चरदास जी अपने मालिक को समझाते कि आप दोनों का व्यवहार इतना अच्छा है, देखना आप दोनों की इच्छा एक दिन भगवान जरूर पूरा करेंगे। तभी एक दिन उनके मालिक और मालकिन विदेश यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका प्लान क्रैश हो गया और उन दोनों का कुछ पता ही न चला। चरदास जी उनकी अनुपस्थिति में भी बराबर उनकी ऑटो पार्ट्स की दुकान को चलाते रहे, इसी आस में कि उनके मालिक एक न एक दिन वापस जरूर आएंगे। लेकिन एक दिन उन्होंने टीवी पर देखा कि वे लोग जिस विमान पर सवार थे, वो विमान क्रैश हो गया और सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई। ममता जी और चरदास जी को उनकी मृत्यु का बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उनकी दुकान को पूरी ईमानदारी से चलाया और कई बेरोजगार बेसहारा लोगों को काम पर भी रखा। अब तो ममता जी ने भी एक एनजीओ खोल लिया था, जहां निस्वार्थ भाव से गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा किया करती। एक दिन ममता जी चरदास जी के साथ एनजीओ में जैसे ही पहुंची, उन्होंने देखा एक अपाहिज दरवाजे के पास फटे हाल स्थिति में बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उस दिन ममता जी ने एनजीओ में रहने वाले सभी लोगों को कंबल बांटने के लिए पश्मीना शॉल मंगवाया था, जिनकी कीमत पूरे 1.5 करोड़ थी। लेकिन उन्होंने भी विशाल से इशारा किया और वही कहा जो ममता जी ने कहा, और कहा, अरे मेरा तो कोई बेटा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हारे पापा की शक्ल मेरी तरह ही होगी, इसलिए तुमने मुझे पापा कहा। लेकिन यकीन मानो बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है। और आगे बढ़ गए। नमन ममता जी और चरदास जी को आगे जाते हुए देखता रहा और पश्चाताप के आंसू बहाता रहा। ममता जी ने उस दिन तो उसके साथ बात नहीं किया, लेकिन जब भी वो उसके पास से गुजरती या फिर आती जाती रहती, वो कातर नजरों से उन्हें देखता रहता। ममता जी, ठहरी ममता की मूरत। एक दिन उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने एक दिन उसकी हालत के बारे में पूछा, तो उसने बताया जैसे वे लोग उसके घर से निकले, कुछ दिनों बाद ही वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। किसी ने रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो बना लिया और उसे सस्पेंड कर दिया गया। वो हताश परेशान जब अपने घर वापस जा रहा था, तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दिया और वो भाग गया। मैं वहीं तड़पता रह गया, लेकिन मुझे किसी ने भी वहां से नहीं उठाया। फिर कुछ घंटे बाद खून ज्यादा बह जाने के कारण
मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर किसी ने मुझे वहां से उठाया, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैंने जब आंखें खोली तो अपने आप को सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे पास अपना कहने के लिए उस समय कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दी। मैंने किसी से ऑटो का पैसा मांगा और अपने घर चला गया। वहां जाकर देखा तो घर पर ताला था। मैंने अपनी पत्नी को फोन लगाया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। जब बार बार फोन किया तो उसने एक वाक्य में कह दिया कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, दोबारा मुझसे फोन मत लगाना। ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। और कुछ दिनों बाद उसने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़के से शादी कर ली। तब से मेरी जिंदगी वीरान हो गई और मैं अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ। मैं अपने देवता समान पिता का अपमान किया, आपका और पापा के रिश्ते को कलंकित किया, जबकि मुझे बाद में पता चला कि पापा तो सिर्फ एक अबला नारी की मदद कर रहे थे और मैंने उनके साथ क्या क्या किया है। प्लीज आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, कहकर नमन ममता जी से रोता हुआ गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। तभी ममता जी बोली, बेटा तुम मुझसे ज्यादा अपने पापा के गुनहगार हो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो समझो मैंने भी कर दिया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए जख्मों से उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इतना कहकर वो वहां से चली गई और वापस आकर उसे एक सुंदर सी गरम पश्मीना शॉल उड़ाकर चली गई। तब नमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गालों पर जूते से प्रहार किया हो, क्योंकि एक समय था जब नमन ने गुस्से में आकर अपने पिता को ना ही उनका स्वेटर ना उनका शॉल रखने दिया। आज उसी के पिता की तरफ से सब कीमती शॉल उसे दान के रूप में मिली। वो पश्चाताप के आंसू बहाए जा रहा था। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन ममता जी चरणदास जी के साथ रेलवे स्टेशन में कंबल बांट रही थी। तब उन्होंने देखा कि उनके बेटे भी अपने मुंह को छुपाए भिखारियों की लाइन में थे। ममता जी अपनी ही धुन में सभी को कंबल देकर उनसे हाथ जोड़कर नमस्कार कहकर मुस्कुराहट के साथ सभी का अभिवादन कर रही थी और सभी बेसहारा और जरूरतमंद लोग उन्हें ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसे शख्स को कंबल दिया जिसने ना ही उनके नमस्कार का प्रति उत्तर दिया, ना ही कोई आशीर्वाद दिया। तब ममता जी को थोड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने देखा कि ये महिला कौन है जिसने ना ही नमस्कार कहा ना ही कोई आशीर्वाद दिया। तब उन्हें समझ आया कि फटे हाल मैले कुचैले कपड़ों में उनकी बहू उन्हें अपने घूंघट के अंदर से निहार रही थी। सभी लोग उन्हें पागल पागल कहकर पत्थर से मारते, लेकिन आज वो शांत हो गई थी और उसने चुपचाप ममता जी से कंबल ले लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसी के पीछे उनका बेटा भी उसी हालत में था। वो भी पागलों की वेश में था। उसने एक फटा हुआ स्कार्फ से अपना चेहरा ढका था। ममता जी को निहारे जा रहा था। अपनी बेटे बहू की ऐसी हालत देखकर ममता जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। भिखारियों और जरूरतमंदों की कंबल और कपड़े बांट कर हो गया तो ममता जी अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी, लेकिन वो नजर नहीं आए। थक हार कर ममता जी अपनी कार में बैठकर घर जाने लगी। उन्होंने देखा उनके बेटे बहू कूड़े के पास फेंके हुए खाने को खा रहे थे। उन्हें देखकर उनकी हालत पर ममता जी को तरस आ गया। गाड़ी को उन्होंने साइड करवाया। उठकर दोनों दूर भागने लगे। ममता जी ने कहा, अरे रुको, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए लाई हूँ, बहुत अच्छी चीज है, कहकर उन्हें बहलाती रही और अपने ड्राइवर को दूसरी ओर उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। जब उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से पकड़े जाएंगे, तब रुक गए। ममता जी ने उन्हें प्यार से अपने पास बिठाया और पूछा, बेटा ये तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? किसने की तुम्हारी ऐसी हालत? जब उनकी बहू डरी सहमी सी बोली, हमें मत मारो, हमने कुछ नहीं किया।
उनका बेटा भी थर-थर काँप रहा था। वो भी हमने कुछ नहीं किया, बस यही बोले जा रहा था। ममता जी समझ गईं, उन्हें किसी बात का सदमा लगा है। उन्होंने पागलखाने फ़ोन लगाया और बताया, 2 पागल खुले घूम रहे हैं। तब पागलखाने से कुछ नर्स और डॉक्टर आकर उन्हें लेकर चले गए। पागलखाने में जाकर उनके बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके बच्चे को उनके माँ-बाप ने जान से मार डाला, क्योंकि ये दोनों पागल हो चुके हैं। ममता जी ने पूरी बात का पता किया। अपने बेटे की शादी जिस लड़की से की थी, वो लड़की अपने सास-ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उन्हें रोज़ ही नशे का इंजेक्शन लगाती थी। उन्हें पागल करार करके पागलखाने में डलवा दी और इल्ज़ाम लगा दिया कि उसके बच्चे को उन्होंने जान से मार दिया। इस प्रकार अपनी बहू के आते ही ममता के बेटे बहू एक दिन भी सुखपूर्वक नहीं रह पाए। जिस संतान के सुख सुविधा के लिए उन्होंने अपनी माँ को दर-दर की ठोकर खाने के लिए कड़कती ठंड में छोड़ दिया, वही औलाद आज उनकी इतनी दुर्दशा कर गए कि वो अपने आप को पहचान भी नहीं पा रही हैं। ममता जी अपने बेटे बहू की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई। उन्हें समझाया, इतिहास अपने आप को दोहराता है। बस वही हुआ है तुम्हारे और मेरे बेटे बहू के साथ, तो इसमें इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि हमें अच्छे कर्म की हिम्मत दिया। फिर ममता जी ने भी अपने मन को मजबूत किया। सच ही तो है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और जब तक उनकी सांसें चलती रहीं, दोनों ने समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मीडिया वाले उनके घर जाकर उनका इंटरव्यू लेते, लेकिन जब उन दोनों का आपस में रिश्ता पूछा जाता, तो वो दोनों बस यही कहते, इंसानियत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।